ओके, सो यस्टरडे वी डिड रिमूविंग आइटम्स में पॉप मेथड हमने कंप्लीट कर लिया है, सिंपल पॉप मेथड। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा मेथड है उसको हम बोलते हैं पॉप आइटम मेथड। सो पॉप आइटम मेथड क्या करता है? इट रिमूव्स द लास्ट इंसर्टेड आइटम। इसके पहले वाला जो 3.7 वर्जन से पहले, अभी मेरे पास जो है वो 3.7 है, आपके पास जो डाउनलोड किया होगा वो 3.8 पाइथन का वर्जन होगा। 3.7 से पहले वाले वर्जन में ये रैंडम कहीं से भी वेरिएबल को डिलीट कर देता था, आइटम को डिलीट करता था। लेकिन 3.7 एंड एबव में ये डिफरेंस आया है कि जो भी आइटम डिलीट होगा वो लास्ट इंसर्टेड आइटम डिलीट होगा। सो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हमारे पास एक डिक्शनरी बनी हुई है जिसका वेरिएबल नेम दिस डिक्ट है, डिक्शनरी का नाम ये है। देन इक्वल टू के बाद हमने की में ब्रांड रखा है, उसकी वैल्यू फोर्ड है। देन की हमारे पास मॉडल है, देन उसकी वैल्यू मुस्टंग है। देन हमारे पास ईयर की है और उसकी वैल्यू 1964 है। सो 3 कीज और उसके अगेंस्ट में उसकी वैल्यूज हैं दिस डिक्ट के अंदर। अब हमने क्या किया, दिस डिक्ट डिक्शनरी का नाम लिखा, डॉट पॉप आइटम मेथड का यूज किया और मेथड को क्लोज कर दिया है। कोई भी इसके अंदर इंडेक्स या वैल्यू नहीं रखी है और बस इसको एग्जीक्यूट करा दिया। एग्जीक्यूट करने के बाद देन हमने प्रिंट करा देना है इस दिस डिक्ट को, यानी कि जो भी डिक्शनरी का नेम है उसको प्रिंट करा देना है। सो जब प्रिंट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? आंसर आउटपुट हमें मिलेगा ब्रांड फोर्ड और मॉडल मुस्टंग तो अवेलेबल रहेगा, लेकिन लास्ट में क्योंकि हमने इंसर्ट किया है ईयर की और उसके अगेंस्ट में 1964 वैल्यू, सो ये वाली की और वैल्यू का पेयर डिलीट हो गया है, यहाँ से डिलीट किया जा चुका है थ्रू द यूज ऑफ पॉप आइटम मेथड। सो पॉप आइटम मेथड, कोई भी डिक्शनरी हमने बनाई है उसके लास्ट में कोई भी वैल्यू स्टोर है, उस वैल्यू को, लास्ट एडेड वैल्यू को वहां से डिलीट कर देगा। देन उसके बाद एक दूसरा एग्जांपल हमारे पास है पॉप आइटम का, सेम थिंग हो गया। देन उसके बाद हमारे पास डेल कीवर्ड है। अभी तक हमने पहला मेथड जो देखा था वो पॉप मेथड देखा, दूसरा मेथड हमारे पास पॉप आइटम मेथड था और तीसरा मेथड नहीं है, तीसरा कीवर्ड है, दैट इज कॉल्ड डेल कीवर्ड। डेल कीवर्ड का यूज करके भी हम आइटम्स को और उसके अगेंस्ट में वैल्यूज को डिलीट कर सकते हैं। की और वैल्यू के पेयर, टोटल पूरा की वैल्यू पेयर को एक आइटम बोलेंगे, सो उस आइटम को हम डिलीट कर सकते हैं विद द स्पेसिफाइड की नेम। डेल कीवर्ड का यूज करके हम स्पेसिफिक की वैल्यू के पेयर को डिलीट कर सकते हैं। अभी तक जो हमने पॉप और पॉप आइटम देखा था वो लास्ट से वैल्यूज को डिलीट करता था, यहाँ पे हमारा क्या है, स्पेसिफाइड वैल्यू डिलीट होगी। तो कैसे होगा? हमारी डिक्शनरी होगी इक्वल टू, उसके अंदर हमने जो भी वैल्यूज और की रखना है वो रख दिया है स्टोर करके, डिक्शनरी पहले से बनी है। हम डेल कीवर्ड का यूज करेंगे, लिखेंगे डेल और उसके बाद डिक्शनरी का नाम लिखेंगे अपने दिस डिक्ट, और डिक्शनरी का नेम लिखने के बाद स्पेसिफिक कौन सी की और उसके अगेंस्ट में वैल्यू को डिलीट करना है वो हम यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर रख सकते हैं। सो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, डबल कोट्स के अंदर हम अपना की नेम लिखेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे हमारा ब्रांड की नेम है, यहाँ मॉडल की है। सो मॉडल को हम लिख रहे हैं, इसका मतलब मॉडल की और उसके अगेंस्ट में जो वैल्यू है मुस्टंग, वो दोनों डिलीट हो जाएगी इस डेल कीवर्ड का यूज करके। सो इसको अगर हम चेक, ये पहले ये एग्जीक्यूट होगा, ये लाइन, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, मॉडल वहां से डिलीट हो जाएगा और बाकी बची हुई जो डिक्शनरी है वो हमारी स्टोर हो जाएगी फिर से दिस डिक्ट के अंदर, रिमेनिंग रह जाएगी। अब इसको हम एग्जीक्यूट करा के प्रिंट करा के देखना चाहते हैं इसका आउटपुट, तो हम प्रिंट दिस डिक्ट कर देंगे। आउटपुट हमारा क्या मिलेगा, ब्रांड फोर्ड और ईयर 1964। मॉडल मुस्टंग ये दोनों की और वैल्यू के पेयर के बीच में था, यानी कि बीच से हमने इसको उठा के डिलीट किया है। सो डेल कीवर्ड का यूज करके हम स्पेसिफाइड लोकेशन से वैल्यू को और की और वैल्यू के पेयर को
या उस की वैल्यू के पेयर को बोलो, आइटम को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डेल कीवर्ड का यूज करके हम कंप्लीटली डिक्शनरी को ही डिलीट कर सकते हैं। पहला है डेल कीवर्ड का यूज करके स्पेसिफाइड लोकेशन से आइटम को डिलीट कर सकते हैं। दूसरा डेल कीवर्ड का यूज करके हम कंप्लीटली डिक्शनरी को ही डिलीट कर सकते हैं। सो कैसे होता है, हमारे पास डिक्शनरी है, डिक्शनरी बनी हुई है, की वैल्यूज के पेयर रख दिए हमने दिस डिक्ट का, और उसके बाद हमने क्या किया, डेल लिखा, डेल लिखने के बाद दिस डिक्ट लिख दिया। दिस डिक्ट लगाने के बाद कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, कोई वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफाइड पोजीशन नहीं बताई है, केवल डिक्शनरी का नाम लिखा है। अगर ऐसा करेंगे तो पूरी की पूरी डिक्शनरी के अंदर जितनी भी कीज और वैल्यूज पड़े हुए हैं, यानी कि जितने भी आइटम्स दिस डिक्शनरी के अंदर पड़े हुए हैं, वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। सो इसका आउटपुट क्या होगा, डेल दिस डिक्ट करेंगे तो हमारा डिलीट हो गया, इसके एग्जीक्यूशन के बाद डिक्शनरी डिलीट हो गई। और अगर हम इसको प्रिंट करना चाहेंगे, प्रिंट दिस डिक्ट, जो हमारी डिक्शनरी है उसको अगेन प्रिंट करना चाहेंगे, तो क्योंकि हमारी डिक्शनरी डिलीट हो चुकी है, वहां पे है ही नहीं, इसलिए एरर आएगी और हमें आउटपुट कुछ मिलेगा नहीं। तो एरर कैसे आती है, वो इस तरीके से एरर मिलके आएगी। यहाँ लिखा होगा लास्ट में आपको मिलेगा एरर, नेम क्या होगा, नेम दिस डिक्ट इज नॉट डिफाइंड। डिफाइंड तो थी, बनी भी थी, की वैल्यू के पेयर भी थे, लेकिन आपने उसको डिलीट कर दिया, इसलिए डिलीट करने के बाद वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए लिख रहा है नेम दिस डिक्ट इज नॉट डिफाइंड। सो ये हुआ कि देन डेल, डेल आइटम और डेल कीवर्ड के बाद नेक्स्ट थिंग हमारे पास है डिलीशन के लिए, एम्प्टी करने के लिए कंप्लीट डिक्शनरी को, क्लियर मेथड। क्लियर मेथड का यूज करके डिक्शनरी को हम कंप्लीटली ब्लैंक कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर है डिक्शनरी का वो बचा रहेगा। जबकि डेल कीवर्ड का यूज करके जब डेल के बाद उसके सामने हम डिक्शनरी का नाम लिखते थे, तो स्ट्रक्चर के साथ सारी की वैल्यूज भी गायब हो जाती थी और स्ट्रक्चर भी गायब हो जाता था। क्लियर मेथड का यूज करके हम डिक्शनरी की और वैल्यू के पेयर को डिलीट करेंगे, स्ट्रक्चर बचा रहेगा। सो कैसे होगा, हमारा दिस डिक्ट करके हमने डिक्शनरी बना ली है, बनाने के बाद हम डिक्शनरी का नेम लिखेंगे, डिक्शनरी का नेम लिखने के बाद डॉट ऑपरेटर लगा के क्लियर मेथड का ना, क्लियर मेथड को लिख देंगे, क्लियर एंड देन पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, यानी कि क्लियर मेथड को हम कॉल कर रहे हैं। जब कॉल करेंगे, एग्जीक्यूट कर लेंगे इसको, दिस डिक्ट डॉट क्लियर को, एग्जीक्यूशन हो गया, इसका मतलब क्या है कि इसके आइटम्स एम्प्टी हो गए। देन अब इस डिक्शनरी को प्रिंट करा के देखेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट हमें मिलेगा ओपनिंग करली ब्रेस एंड क्लोजिंग करली ब्रेस, और उसके बीच में नो आइटम, सारे आइटम डिलीट हो चुके हैं, लेकिन स्ट्रक्चर बचा रह जाएगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस के साथ वो पड़ा रहेगा। ठीक है, सो डेल कीवर्ड का यूज करेंगे, जब स्पेसिफिक डेल के बाद डिक्शनरी नेम लिखेंगे तो पूरी पूरी डिक्शनरी डिलीट हो जाएगी विथ इट स्ट्रक्चर, यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेस भी साथ में डिलीट हो जाता है, उसके अंदर की वैल्यूज भी डिलीट हो जाती हैं। जबकि क्लियर मेथड का यूज करके हम की वैल्यू के पेयर को, जितने भी आइटम्स हैं ऐसे सारे आइटम्स को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर बचा रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिक्शनरी में कॉपी की, हाउ टू कॉपी अ डिक्शनरी। सो इसके लिए what is written, you cannot copy a dictionary simply by typing dict2 इक्वल टू dict1। कहीं कहीं पे क्या होता है कि इस तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में असाइन कर देते हैं, और जो भी dict1 में रहता है वो dict2 में आ जाता है, कुछ लैंग्वेजेस में ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पाइथन के अंदर हम सिंपली अगर ऐसा लिखें कि dict1 मतलब डिक्शनरी 1 में जो कुछ भी है वो डिक्शनरी 2 में असाइन हो जाए, सारे के सारे आइटम जो dict1 में है वो सारे आइटम यहाँ पे dict2 में भी आ जाए, पाइथन के अंदर ऐसा नहीं होगा। उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे दूसरा तरीका हमारे पास जो है वो, देयर आर वेज टू मेक अ कॉपी, वन वे इज टू यूज द बिल्ट इन डिक्शनरी मेथड कॉपी। सो हम यहाँ पे कॉपी मेथड का यूज करेंगे, जो कि स्पेसिफिकली बना हुआ है
डिक्शनरी के आइटम्स को कॉपी करने के लिए। वन बाय वन पर्टिकुलर की और वैल्यू के पेयर, एक एक की वैल्यू का पेयर कॉपी होता जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इस तरीके से हम इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। हमको एक डिक्शनरी बनानी पड़ेगी, हमारे पास डिक्शनरी बनी हुई है पहले से। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो डिक्शनरी का नेम है दिस डिक्ट, उस डिक्शनरी के नेम को लिखेंगे, देन डॉट ऑपरेटर लगाएंगे एंड देन कॉपी मेथड को कॉल कर लेंगे डायरेक्टली, डॉट कॉपी मेथड। सो डिक्शनरी नेम डॉट कॉपी मेथड राइट साइड में लिखेंगे, और उसके लेफ्ट साइड में कोई एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर ये दिस डिक्ट के सारे आइटम्स को हमें स्टोर करने हैं। तो हमने माई डिक्ट नाम का एक वेरिएबल बना रखा है। इस वेरिएबल के अंदर हम चाहते हैं कि दिस डिक्ट की जो भी कीज और वैल्यूज हैं वो सारी की सारी कॉपी होके आ जाए। सो हमने लिखा माई डिक्ट इक्वल टू दिस डिक्ट डॉट कॉपी। सो इसको अगर हम रन करेंगे तो रन करने के बाद जब रन करेंगे तो ये सारा का सारा जो भी दिस डिक्ट के अंदर है वो सभी आइटम की और वैल्यूज के पेयर माई डिक्ट के अंदर आ जाएंगे। अब इसको माई डिक्ट को हम प्रिंट कराएंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हमें सारा आउटपुट ऐसे ही मिलेगा जो यहाँ पे अवेलेबल है। सो आउटपुट में हमें मिलेगा ब्रांड की और उसके अगेंस्ट में फोर्ड वैल्यू, एंड देन मॉडल की, उसके अगेंस्ट में मुस्टैंग वैल्यू, एंड देन ईयर की, एंड उसके अगेंस्ट में 1964 वैल्यू। सो ये हमें आंसर मिलेगा। सो कॉपी मेथड इस तरीके से वर्क करता है। एक बार इसकी थ्योरी फिर से पढ़ लेते हैं जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि क्या होना है क्या नहीं होना है। सो क्या लिखा है, यू कैन नॉट कॉपी अ डिक्शनरी सिंपली बाय टाइपिंग डिक्ट टू इक्वल टू डिक्ट वन। ऐसा नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज डिक्ट टू विल ओनली बी अ रेफरेंस टू डिक्ट वन। डिक्ट टू जो है वो डिक्ट वन को रेफरेंस करेगा, मतलब दोनों दोनों जो है एक ही चीज को रेफरेंस करेंगे। एंड चेंजेस मेड इन डिक्ट वन विल ऑटोमेटिकली आल्सो बी मेड इन डिक्ट टू, यानी कि दोनों की एक ही कॉपी सब अवेलेबल रहेगी, ओरिजिनल कॉपी दोनों के पास अवेलेबल रहेगी। अगर कोई चेंज होता है डिक्ट वन के अंदर तो ऑटोमेटिकली डिक्ट टू के अंदर भी वही चेंज आ जाएगा, या फिर डिक्ट टू के अंदर कोई चेंज करते हैं तो डिक्ट वन के अंदर भी वही चेंज हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं, एक तो ओरिजिनल शीट है। सो इस केस में अगर डिक्ट वन इक्वल टू डिक्ट वन करते हैं तो दोनों के पास ओरिजिनल कॉपी मिलेगी। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि दोनों को हम क्या दे दें, फोटो कॉपी दे दें, यानी कि वो फोटो कॉपी पे कुछ भी चेंज करे ओरिजिनल कॉपी के ऊपर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, देयर आर वेज टू मेक अ कॉपी, वन वे इज टू यूज द बिल्ट इन डिक्शनरी मेथड कॉपी। सो हम इसका फोटो कॉपी देते हैं। इस केस में हमने इसकी एक फोटो कॉपी बनाई है। दिस डिक्ट जो है, दिस डिक्ट के अंदर ये की और वैल्यू पड़ा हुआ है, माई डिक्ट के अंदर भी की वैल्यूज पड़ी हुई है। अगर मैं माई डिक्ट के अंदर कोई चेंज करूंगा तो वो माई डिक्ट की डिक्शनरी में चेंज होगा। दिस डिक्ट के अंदर जो वैल्यू जैसे पड़ी हुई है वैसे ही पड़ी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। सो आउटपुट में हम देखेंगे तो क्योंकि हमारे दिस डिक्ट में भी यही वैल्यू है, सो माई डिक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे तो वहां भी वही वैल्यू मिलेंगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई चेंज करेंगे माई डिक्ट के अंदर जाके तो वो दिस डिक्ट के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है एक डिक्शनरी को दूसरी में कॉपी करने के लिए, और वो हमारा बिल्ट इन फंक्शन है डिक्ट नाम से, DICT नेम से हमारे पास एक मेथड है, बिल्ट इन मेथड है, बिल्ट इन फंक्शन है। फंक्शन और मेथड दोनों एक ही होते हैं यहाँ पे, और उसको पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करके लिखते हैं। सो कैसे करेंगे, हमारे पास हमारा एक डिक्शनरी बनी हुई है, की वैल्यू पेयर पड़ा हुआ है, और उसके बाद नीचे जब हमारी डिक्शनरी बन जाएगी उसके बाद हम क्या अपना एक नया वेरिएबल नेम बनाएंगे, माई डिक्ट इक्वल टू लिखेंगे, और उसके बाद डिक्ट मेथड का यूज करेंगे। डिक्ट मेथड ओपन करेंगे, पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, और उसके अंदर क्या लिखेंगे, जो हमारी पहले से डिक्शनरी बनी हुई है उसका नाम लिख देंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड में नया नाम लिखेंगे, जो नया वेरिएबल हमने बनाया है जिसके अंदर हम स्टोर करना चाहते हैं, देन इक्वल टू साइन लगाएंगे,
देन DICT डिक्ट मेथड का यूज करेंगे, देन पैरेंथेसिस ओपन करके इसके अंदर पहले जो हम डिक्शनरी क्रिएट कर चुके हैं उस डिक्शनरी का नाम लिखेंगे और उसके बाद पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे। ऐसा करते ही इस दिस डिक्ट के जो भी की और वैल्यूज का पेयर है, जितने भी आइटम्स हैं, यानी कि पहला आइटम हमारा ब्रांड है, ब्रांड और फोर्ड का पेयर है, दूसरा आइटम हमारा मॉडल एंड मुस्टंग का पेयर है और तीसरा आइटम हमारा ईयर और 1964 का पेयर है। सो ये सारी की और वैल्यूज माई डिक्ट के अंदर भी आके स्टोर हो गई हैं, यहाँ पे असाइन हो गई हैं। अब अगर हम माई डिक्ट को प्रिंट कराएंगे तो हमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर इसको प्रिंट कराएंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, सेम वही आउटपुट मिलेगा जैसा हमने दिस डिक्ट के अंदर बनाया था, ब्रांड की और उसके अगेंस्ट में फोर्ड वैल्यू एंड देन मॉडल की एंड देन उसके अगेंस्ट में मुस्टंग वैल्यू एंड देन ईयर की एंड उसके अगेंस्ट में 1964 वैल्यू। देन इसके बाद हमें देखना है नेस्टेड डिक्शनरी के बारे में। नेस्टेड डिक्शनरी क्या होती है? नेस्टेड मतलब विद इन, डिक्शनरी विद इन डिक्शनरी, एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी डिफाइन करने को नेस्टेड डिक्शनरी बोलेंगे। ठीक है, एक डिक्शनरी पहले बना लेंगे, फिर उसी डिक्शनरी के अंदर एक दूसरी डिक्शनरी स्टार्ट कर देंगे, वो भी बना लेंगे, फिर उस डिक्शनरी के अंदर तीसरी डिक्शनरी भी बना सकते हैं। इसी को हम नेस्टेड डिक्शनरी बोलेंगे। एक बार बताना क्या होती है? फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है, अ डिक्शनरी कैन यूज a dictionary can also contain many dictionaries. This is called nested dictionaries. नेक्स्ट पॉइंट एग्जाम्पल हमारे पास है, पहले हम डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, उस डिक्शनरी के अंदर 3 और डिक्शनरी अपने आप, मतलब हम खुद ही क्रिएट करेंगे, अपने आप तो नहीं बनेगी, 3 डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। एक डिक्शनरी के अंदर 3 डिक्शनरीज क्रिएट करेंगे, सब डिक्शनरीज जिसको बोलते हैं। कैसे करेंगे? हमने एक डिक्शनरी बनाई माई फैमिली, पहली डिक्शनरी है माई फैमिली, इसका नेम है, और उसके बाद हमने उसका करली ब्रेस, डिक्शनरी करली ब्रेस से स्टार्ट होती है, उसका करली ब्रेस ओपन किया हमने। उसके बाद एक दूसरी डिक्शनरी बनाई चाइल्ड 1, ठीक है। देन चाइल्ड 1 डिक्शनरी को फिर हमने ओपन किया और चाइल्ड 1 डिक्शनरी के अंदर हमने आइटम्स रखना शुरू किए, मतलब की वैल्यू पेयर रखना शुरू किया। नेम की है और उसका वैल्यू है एमिल, देन ईयर की है और उसकी वैल्यू है 2004। ये हुई पहली डिक्शनरी, चाइल्ड 1 इज फर्स्ट डिक्शनरी। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद जैसे चाइल्ड 1 डिक्लेयर किया है उसी तरीके से दूसरी डिक्शनरी स्टार्ट करेंगे, चाइल्ड 2, चाइल्ड 2 के बाद कॉलन और फिर करली ब्रेस ओपन करेंगे। अब इसके बाद फिर चाइल्ड 2 के की और वैल्यू को डिफाइन करेंगे। हमने लिखा नेम की और कॉलन लगाया एंड देन उसकी वैल्यू दी तोबियास, देन सेमी कॉलन लगाया, चाइल्ड 2 का फर्स्ट की वैल्यू पेयर क्रिएट हो गया। देन उसके बाद हमने दूसरा की वैल्यू पेयर दिया ईयर की, कॉलन उसकी वैल्यू 2007। देन 2 वैल्यू देने के बाद हम इसको क्लोज करेंगे, चाइल्ड 2 क्लोज हो गया। देन क्योंकि इसके आगे अभी एक और सब डिक्शनरी बननी है इसलिए कॉमा लगाएंगे करली ब्रेस के बाद एंड देन हम स्टार्ट करेंगे चाइल्ड 3। ये हमारी तीसरी सब डिक्शनरी बन रही है, चाइल्ड 3 कॉलन और उसके बाद करली ब्रेस ओपन करेंगे एंड देन इसकी की और वैल्यू को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हमने की नेम की दिया नेम और कॉलन लगा के उसकी वैल्यू दी लाइनस एंड देन कॉमा, उसके बाद हमने की बनाई ईयर, कॉलन और उसकी वैल्यू लिखी 2011 एंड देन उसके बाद करली ब्रेस हमने क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या है कि ये माई फैमिली एक मेन डिक्शनरी है। इस मेन डिक्शनरी के अंदर पहली सब डिक्शनरी हमने बनाई चाइल्ड 1, दूसरी सब डिक्शनरी बनाई हमने चाइल्ड 2 और तीसरी सब डिक्शनरी बनाई हमने चाइल्ड 3। अब ये कंप्लीट 3 डिक्शनरी इस माई फैमिली के अंदर बन चुकी है। अब ये करली ब्रेस माई फैमिली वाला जो हमने ओपन किया था उसको क्लोज करना पड़ेगा। अब आके हम इसको क्लोज कर देंगे।
ठीक है। सो एक माई फैमिली को जब एक्सेस करेंगे तो उसके अंदर चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3 हमें मिलेगा। चाइल्ड 1 के अंदर हमें नेम और ईयर की मिलेगी और उसके अगेंस्ट में वैल्यू हमें मिलेंगी। देन चाइल्ड 2 के अंदर में फिर से नेम ईयर मिलेगा, उसके अगेंस्ट में वैल्यूज मिलेंगी। देन चाइल्ड 3 के अंदर में अगेन हमें की मिलेगी और उसकी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ऐसा हमने बना लिया, डिक्शनरी बना ली हमने, और उसके बाद माई फैमिली को अगर प्रिंट कराएंगे प्रिंट मेथड का यूज करके, सो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हमें इस तरीके से आउटपुट मिलेगा। ठीक है, पहले क्या होगा, चाइल्ड 1 प्रिंट होगा, करली ब्रेस पहले ओपन होगा, उसके बाद चाइल्ड 1, उसके बाद कॉलन, उसके बाद इस चाइल्ड 1 की जो हमारी की है नेम और उसका वैल्यू एमिल, देन कॉमा, ईयर की एंड उसकी वैल्यू 2004, देन कॉमा बंद होगा, देन उसके बाद दूसरा चाइल्ड 2 हमारा स्टार्ट होगा कॉलन लगा के, एंड देन फिर उसका की नेम और उसकी वैल्यू तो बियास, एंड देन कॉमा, अगेन दूसरा की ईयर एंड उसकी वैल्यू 2007। ये सेमीकोलन सॉरी करली ब्रेस क्लोज होगा एंड देन कॉमा बंद होगा, एंड देन तीसरे चाइल्ड का चाइल्ड 3 एंड देन उसके अगेंस्ट में कॉलन, एंड देन फिर से इसका नेम की और उसकी वैल्यू लाइनस ईयर की यानी उसकी वैल्यू 2011। अब यहाँ पे एक कॉमा लगाया था, इसको क्लोज, इस करली ब्रेस को क्लोज करके यहाँ एक कॉमा लगाया था, फिर यहाँ पे भी करली ब्रेस क्लोज करके यहाँ कॉमा लगा था, मतलब आउटपुट में हमें मिलेगा। और यहाँ क्योंकि ये लास्ट है इसलिए अब यहाँ पे कोई कॉमा नहीं मिलेगा। सो आउटपुट हमें इस तरीके से मिलेगा और लास्ट में हमें करली ब्रेस मिल जाएगा। सो इस तरीके से हम डिक्शनरी विद इन डिक्शनरी को डिफाइन कर सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड डिक्शनरी। यानी कि एक डिक्शनरी हमारी क्या थी, जो मेन डिक्शनरी है उसका नाम है माई फैमिली, और माई फैमिली डिक्शनरी के अंदर हमारी 3 सब डिक्शनरीज चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3 है। जब हम इसका आउटपुट प्रिंट करा के देखेंगे तो हमें इस तरीके से डिक्शनरीज दिखेंगी। ठीक है, इतना क्लियर? ठीक है, सो ये बात हुई थी नेस्टेड डिक्शनरी की। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर आप 3 डिक्शनरीज को जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रही हैं उनको एक दूसरे के साथ नेस्ट करना चाहते हो तो कैसे करेंगे। टॉपिक क्या लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू नेस्ट द डिक्शनरीज 3 डिक्शनरीज दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट एज डिक्शनरीज, पहले से डिक्शनरी बनी हुई है और उनको एक दूसरे के अंदर रखना है, तो कैसे करोगे आप। हमारे पास एक डिक्शनरी है चाइल्ड 1, उसके अंदर नेम, एमिल और ईयर 2000 स्टोर है। दूसरी डिक्शनरी हमारे पास बनी हुई है चाइल्ड 2, उसके अंदर नेम और ईयर स्टोर है। तीसरी डिक्शनरी बनी हुई है चाइल्ड 3, उसके अंदर भी नेम और ईयर स्टोर है। 3 डिक्शनरी पहले से बनी हुई हैं। अब उसको हम कैसे यूज करेंगे, पहले आपने कई सारी डिक्शनरी बना रखी है, पहले से बनी बनाई है, अब उनको हम कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे मतलब एक के साथ एक रखेंगे। सो हम एक नई डिक्शनरी बनाएंगे माई फैमिली नाम से, इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे और उसके बाद करली ब्रेस ओपन करेंगे। और करली ब्रेस ओपन करने के बाद इसके अंदर, क्योंकि हम जब डिक्शनरी बनाते हैं तो की रखते हैं और उस की का वैल्यू रखते हैं, फिर अगेन उसकी की रखते हैं और उसके वैल्यू रखते हैं। सेम ऐसे ही हम माई फैमिली एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं, इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे, करली ब्रेस ओपन करेंगे, देन हमारी की होगी चाइल्ड 1, इस चाइल्ड 1 को डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखा है, देन कॉलन लगाएंगे एंड देन फिर उसका वैल्यू देंगे चाइल्ड 1। ध्यान दो, जो की है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहे हैं और जो वैल्यू है उसमें डायरेक्टली चाइल्ड 1 को असाइन कर दे रहे हैं। चाइल्ड 1 हमारा यहाँ पे है, केवल उसका नाम लिख रहे हैं। तो जैसे ही हम ऐसा करेंगे, ये वैल्यू चाइल्ड 1, की हमारा बना चाइल्ड 1, ठीक है, उसके अंदर हमने वैल्यू क्या असाइन करी, ये नेम एमिल कॉमा ईयर 2004। सो इस चाइल्ड 1 के अंदर जाके स्टोर हो गया नेम की, उसके अगेंस्ट में वैल्यू एमिल एंड देन ईयर की और उसके अगेंस्ट में 2004 वैल्यू। उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि डिक्शनरी का एक की वैल्यू का पेयर लिखने के बाद कॉमा लगाना पड़ता है। कॉमा लगाएंगे,
देन दूसरे आइटम को हम डिफाइन करेंगे। तो दूसरा आइटम क्या है, हम उसका नाम लिखेंगे child2, डबल कोट्स में लिखेंगे, देन कॉलन लगाएंगे, एंड देन जो हमने दूसरी डिक्शनरी बना रखी है उसको एज इट इज उसका नाम लिख देंगे। सो child2 हमने बनाया हुआ था, यहाँ पे कॉलन के बाद child2 को लिख देंगे। child2 जैसे ही लिखेंगे तो child2 के अंदर नेम की है और उसके अगेंस्ट में वैल्यू है तोबियास, एंड उसके बाद फिर ईयर की है और उसके अगेंस्ट में वैल्यू है 2007। सो ये दोनों की और वैल्यू का जो पेयर है वो child2 के अंदर जाके स्टोर हो गया। इसके बाद फिर कॉमा है, कॉमा के बाद फिर हम अपना नेक्स्ट आइटम एक्सप्लेन करेंगे और डबल कोट्स में लिखेंगे child3 और उसके बाद कॉलन लगाएंगे और उसके बाद child3 नेम लिख देंगे। तो child3 क्या है, एक हमने डिक्शनरी बनाई थी child3 नेम से, ये लिख देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि इस child3 के अंदर जो भी हमारा नेम और उसके अगेंस्ट में वैल्यू है लाइनस कॉमा करके, फिर दूसरी की हमारे पास है ईयर और उसकी वैल्यू है 2011, तो ये जाके यहाँ पे child3 के अंदर स्टोर हो जाएगी। सो ये सिंपल मेथड है। इसके पहले हमने डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी जो देखा था वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर वहाँ पे पेयर और कुछ छूटा तो प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा उसका इजी वर्जन है कि आपके पास पहले ही आपने बहुत सारी डिक्शनरी बना के रख रखी है, अब वो सारी डिक्शनरी को बस आपको एक साथ इस तरीके से लिख देना है, कॉमा कॉमा से सेपरेट करके, और इसको की वैल्यू के पेयर के फॉर्म में। अब अगर इसको हमें एग्जीक्यूट कराना हो, एग्जीक्यूट किसको कराएंगे, माई फैमिली को, तो क्या करेंगे, प्रिंट मेथड लिखेंगे और प्रिंट मेथड के अंदर माई फैमिली को डाल देंगे। तो प्रिंट मेथड के अंदर माई फैमिली लिखेंगे और उसे रन कराएंगे जब, सो रन कराने के बाद हमें जो आउटपुट मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, child1 इसका की, इसके अंदर की नेम उसका वैल्यू ml, देन की ईयर एंड उसकी वैल्यू 2004, देन child2 की नेम वैल्यू उसकी तोबियास, की ईयर वैल्यू होगी उसकी 2007, एंड देन अगेन कॉमा लगा के तीसरा हम child3 करेंगे कि उसकी नेम होगी, वैल्यू लाइनस होगा, देन अगेन की ईयर एंड उसकी वैल्यू 2011। इस तरीके से हमें आउटपुट मिल जाएगा इस डिक्शनरी का, डिक्शनरी विद इन डिक्शनरी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है द डिक्ट कॉन्स्ट्रक्टर। नेक्स्ट थिंग, डिक्ट कॉन्स्ट्रक्टर, ठीक है। सो डिक्ट क्या है, एक फंक्शन नेम है और उसके आगे पैरेंथेसिस लगा है, ऐसा ही एक क्लास का नाम होगा। सो हम कॉन्स्ट्रक्टर क्रिएट करने जा रहे हैं। कॉन्स्ट्रक्टर क्या होता है एग्जैक्टली मीनिंग आगे हम जब क्लास और ऑब्जेक्ट का टर्म आएगा वहां पे हमें ज्यादा कंफर्म हो जाएगा। अभी बस ये समझो आप कि डिक्ट एक कॉन्स्ट्रक्टर है और इसको कैसे डिफाइन करेंगे और इसको प्रिंट करेंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा ये देखना है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू यूज द डिक्ट कॉन्स्ट्रक्टर टू मेक अ न्यू डिक्शनरी। एक नई डिक्शनरी आपको बनानी है तो डिक्ट कॉन्स्ट्रक्टर का यूज करो। एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, आपने दिस डिक्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया, इक्वल टू लिखा, उसके बाद डिक्ट कॉन्स्ट्रक्टर लिख रहे हो, DICT कॉन्स्ट्रक्टर लिखा, यानी कॉन्स्ट्रक्टर मतलब होता है एक स्पेशल फंक्शन। तो हम एक फंक्शन लिखने जा रहे हैं, स्पेशल फंक्शन है। सो डिक्ट आपने लिखा, उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन किया, लास्ट में चले गए, पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया, इसके बाद आपने उसकी की दी पैरेंथेसिस के अंदर। देखो ध्यान देने वाली बात है, इसके पहले जब हम डिक्शनरी बनाते थे तो करली ब्रेस का यूज करते थे, यहाँ पे जो डिक्ट कॉन्स्ट्रक्टर का यूज करके हम डिक्शनरी बना रहे हैं, यहाँ पे हम करली ब्रेस नहीं यूज कर रहे हैं, पैरेंथेसिस यूज कर रहे हैं, राउंड ब्रैकेट जिसको बोलते हैं। सो डिक्ट नेम लिखा, उसके बाद पैरेंथेसिस, क्योंकि मेथड है तो मेथड ऐसे ही बनता है, पैरेंथेसिस का ही यूज करते हैं, तो पैरेंथेसिस हमने ओपन किया, उसके बाद हमने की का नेम लिखा, ब्रांड, इक्वल टू, और उसकी वैल्यू दी फूड। अब यहाँ पे ध्यान दो कि की जो है वो डबल कोट्स में नहीं है, की डबल कोट्स में नहीं है, ये सिंपली लिखा हुआ है ब्रांड, और उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू को हम डबल कोट्स में दे रहे हैं। देन उसके बाद कॉमा लगाएंगे, देन अगेन हम लिखेंगे मॉडल की का नेम, अगले की का नेम हमारे मॉडल है,
इक्वल टू, और उसमें वैल्यू दे रहे हैं मुस्टैंग। सो मुस्टैंग को फिर हमने क्या रखा है, डबल कोट्स में रखा है, वैल्यू को डबल कोट्स में रख रहे हैं। देन कॉमा करके फिर से हम अपना तीसरा की लिखेंगे ईयर, और इक्वल टू करके उसकी वैल्यू दे देंगे 1964। अब ध्यान दो कि यहाँ क्योंकि इसकी वैल्यू स्ट्रिंग थी इसलिए इसको डबल कोट में रखा है, यहाँ भी इस मॉडल की वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग थी इसलिए इसको भी डबल कोट में रखा है, लेकिन यहाँ पे ईयर की वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग नहीं है, नंबर है, इसलिए इसको डबल कोट्स में नहीं रखा है। इसका मतलब डबल कोट्स में रखना सिंटैक्स नहीं है। अगर हमारा स्ट्रिंग होगी तो उसको डबल कोट्स में उस वैल्यू को रखेंगे, अगर वैल्यू हमारी स्ट्रिंग टाइप की नहीं है देन हम उसको डायरेक्टली असाइन कर देंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ डबल कोट्स में की को डबल कोट्स में रखना जरूरी नहीं है और वैल्यू को भी डबल कोट्स में रखना जरूरी नहीं है, और करली ब्रेस रखने की जरूरत नहीं है। आप पैरेंथेसिस को क्लोज कर दो। अब ये क्या होगा, डिक्ट डिक्शनरी के अंदर हमने वैल्यू पास की और वैल्यू को पास कर दिया है। ये मेथड के अंदर जो कुछ भी हम पास करेंगे वो सारी के सारे कहाँ असाइन हो जाएगा, दिस डिक्ट के अंदर असाइन हो जाएगा। अब इसको हम प्रिंट मेथड का यूज करके दिस डिक्ट को प्रिंट करा सकते हैं, इसका आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है, नोट क्या लिखा हुआ है, नोट दैट कीवर्ड्स आर नॉट स्ट्रिंग लिटरल्स। इसके पहले कीवर्ड जो होते थे हमारे, की जो होती थी वो डबल कोट्स में होती थी। ठीक है, इसके पहले वाले जो नॉर्मल डिक्शनरी बनती है उसमें की को हमेशा डबल कोट्स में रखते थे। डिक्ट कॉन्स्ट्रक्टर का यूज जब करेंगे तो वहां पे हम अपने की को डबल कोट्स में रखने की जरूरत नहीं है। देन दूसरी बात जो नोट करने की आपको है कि द यूज ऑफ इक्वल्स रेदर देन कॉलन फॉर द असाइनमेंट। आप देखो, जब की वैल्यू पहले हम डिक्शनरी में डिफाइन करते थे तो हम यहाँ पे कॉलन के अंदर की लिखते थे, लेफ्ट साइड में कॉलन लिखते थे डबल कोट्स, उसके बाद हम की का नेम लिखते थे, इक्वल टू, इक्वल टू नहीं लिखते थे, यहाँ इक्वल टू की जगह पे कॉलन लिखते थे, कॉलन, और उसके बाद उसकी वैल्यू को हम असाइन करते थे। वैल्यू को अगर स्ट्रिंग वैल्यू तो डबल कोट्स में रखते थे, यानी कि की भी डबल कोट्स में रहती थी, उसके बाद वैल्यू भी डबल कोट में रहती थी, और वहां बीच में कॉलन लगता था। यहाँ पे बीच में कॉलन नहीं है, जो डिक्ट कॉन्स्ट्रक्टर है उसके बीच में कॉलन नहीं है, कॉलन की जगह पे हम क्या यूज कर रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे जो की है उसको डबल कोट्स में नहीं रख रहे हैं, वो जो एक परेशानी थी डबल कोट्स को बार बार लिखने की वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी। सो ये दो बातें ध्यान रखनी है आपको। अब इस दिस नाम के डिक्शनरी को प्रिंट कराना है, इसके अंदर वही सारी वैल्यू हैं जो हमने डिक्ट के अंदर डिफाइन की हैं। सो जब हम इस डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे सो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, इस तरीके से आउटपुट मिलेगा, ब्रांड की उसकी वैल्यू फोर्ड, देन मॉडल की उसकी वैल्यू मुस्टैंग, एंड देन ईयर की एंड उसकी वैल्यू 1964। इस तरीके से हमें आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, सो ये दिस डिक्ट डिक्शनरी का यूज करके हम इस तरीके से, ठीक है। सो डिक्शनरी मेथड क्या है, Python has a set of built-in methods that you can use on dictionaries. डिक्शनरी के अंदर हम डिफरेंट काइंड के मेथड हमारे पास डिफाइंड है, उनका यूज करके हम बहुत सारे यूजफुल वर्क कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को ऑटोमेट कर सकते हैं। अब ये मेथड कौन कौन से होते हैं, आई थिंक 11 है शायद। पहला मेथड हमारा है क्लियर मेथड। डिक्शनरी के साथ क्लियर मेथड तो हमने यूज करके देख लिया था, इसको एज एग्जांपल भी हमने यूज किया था क्लियर मेथड का। अगर हम क्लियर मेथड का यूज करेंगे तो क्या होगा, इट रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द डिक्शनरी। जो हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं उसके जितने भी आइटम्स हैं उनको ये क्लियर मेथड डिलीट कर देता है। देन उसके बाद हमने कॉपी मेथड भी पढ़ा था। कॉपी मेथड क्या करता है, इट रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द डिक्शनरी। जो डिक्शनरी हमने पहले से बनाई है उसको दूसरी डिक्शनरी में जो हम नेम लिखेंगे उसके अंदर ले जाके वन बाय वन उसके सारे आइटम्स को कॉपी कर देता है। देन हमारे पास ये फ्रॉम कीज मेथड आएगा, एक नया मेथड है, उसको हम जब यूज आता है तब करते हैं, बस हमें नाम जाना है। फ्रॉम कीज हमारे पास है मेथड, ये क्या करता है, इट रिटर्न्स अ डिक्शनरी विद द स्पेसिफाइड कीज एंड वैल्यूज।
ये स्पेसिफिक की और उसकी वैल्यू का रिटर्न करता है। स्पेसिफिक की को और उसके अगेंस्ट में जो वैल्यू है उसको रिटर्न करेगा, सारी नहीं रिटर्न करेगा। हमारा आइटम बहुत सारे होंगे हमारे डिक्शनरी के अंदर, लेकिन जिस आइटम को हम डिफाइन करके रिटर्न करवाना चाहते हैं उसको हम स्पेसिफिक की और उसकी वैल्यू को डिफाइन करके उसको रिटर्न करवा सकते हैं फ्रॉम कीज यूज करके। देन उसके पास हमारे पास गेट मेथड है। गेट मेथड तो वैल्यू को रीड करने के लिए होता है, ये हम पहले एग्जीक्यूट करके देख चुके हैं, इसे हम यूज करके देख चुके हैं। ये क्या करता है, इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड की वैल्यू को, की को रिटर्न नहीं करता है, केवल उसकी वैल्यू को रिटर्न करता है गेट मेथड। उसके बाद आइटम्स मेथड है। आइटम मेथड क्या करता है, इट रिटर्न्स अ लिस्ट कंटेनिंग अ टपल फॉर ईच की वैल्यू पेयर। आइटम्स मेथड यूज करके हमने इसको भी देखा था, की और वैल्यू के पूरे पेयर को ये रिटर्न कराता है, यानी की उसके अगेंस्ट में वैल्यू, देन की देन वैल्यू, देन की देन वैल्यू, ये सारे को एग्जीक्यूट कराता है आइटम्स। देन उसके बाद हमारे पास होता है कीज मेथड का यूज करेंगे तो ये क्या कराएगा, केवल की का मतलब ये केवल की रिटर्न करेगा। सो इट रिटर्न्स अ लिस्ट कंटेनिंग द डिक्शनरीज कीज, जो डिक्शनरी की जो भी की होती है उनको रिटर्न करता है। देन पॉप मेथड हमने यूज किया ही था। पॉप मेथड क्या करेगा, इट रिमूव्स द एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड की, पर्टिकुलर की के एलिमेंट को रिमूव करता है। देन पॉप आइटम, पॉप क्या करेगा, कंफर्म है ना, पॉप क्या करेगा, स्पेसिफाइड की को रिमूव करेगा। देन पॉप आइटम क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को मूव करेगा, लास्ट की वैल्यू पेयर को मूव करेगा। देन उसके बाद सेट डिफॉल्ट नया है, इसको हम नहीं देखा था। सेट डिफॉल्ट मेथड क्या करता है, इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड की, कोई की स्पेसिफाई करेंगे उसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा। इफ द की डज नॉट एग्जिस्ट, इंसर्ट द की विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। हमें ये अल्टीमेटली वैल्यू रिटर्न करता है। अगर हमारे पास स्पेसिफाइड की है तो उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देगा, अगर नहीं है तो इंसर्ट करेगा की को और उसकी स्पेसिफाइड वैल्यू को। देन उसके बाद हमारे पास अपडेट मेथड है। ये क्या किस लिए होता है, इट अपडेट्स द डिक्शनरी विद द स्पेसिफाइड की वैल्यू पेयर्स, यानी कि हम कोई एडिशन चाहते हैं, एक की वैल्यू का पेयर ऐड करना चाहते हैं तो अपडेट मेथड का यूज करके अपडेट कर सकते हैं। या फिर कहीं पे रिप्लेस करना चाहते हैं, कहीं पे की और वैल्यू पहले से पड़ी हुई है, उसको हम पूरा का पूरा उठा के उसकी जगह पे दूसरा की वैल्यू का पेयर रखना चाहते हैं, तो वहाँ हम अपडेट मेथड का यूज करेंगे। एंड देन उसके बाद लास्ट हमारे पास है वैल्यूज मेथड। वैल्यूज मेथड का हम यूज करते हैं, इसलिए इट रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द डिक्शनरी। वैल्यूज मेथड क्या करता है, सारी की सारी वैल्यूज, की तो हमारे पास रहती है, की को नहीं रिटर्न करता है, जितनी भी वैल्यूज हमारे डिक्शनरी के अंदर हैं वो सारी वैल्यूज को रिटर्न कर देता है। सो ये आई थिंक 3 3 6 7 8 9 10 11 मेथड्स हमारे पास हैं। सो ये ऐसे काम करता है। ये सारे हमारे डिक्शनरी के मेथड हैं जिनका मोस्टली का यूज हमने करके देखा है, खुद अपने जो भी प्रोग्राम डिस्कस किया था हमने उसमें इन सारे मेथड को एक्सेस करके इनका यूज करके देखा था। आई थिंक यही हमारा लास्ट है। एंड देन उसके बाद हमारा हमारा जो पॉप आइटम है इस तरीके से वर्क करता है। पहले डिक्शनरी हम डिफाइन कर लेंगे, हमारे पास डिक्शनरी होगी, उसको प्रिंट करके देख लेंगे, हमें उस डिक्शनरी की और वैल्यूज मिल जाएंगी। देन उसके बाद हम डिक्शनरी का नेम लिख के डॉट ऑपरेटर का यूज करके पॉप आइटम मेथड को लिखेंगे। ऐसा जब करेंगे उसके बाद जब इसे रन कराएंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे, सो क्या होगा, पॉप आइटम लास्ट का जो की वैल्यू का पेयर है उसको डिलीट करेगा और डिलीट करने के बाद उसको रिटर्न करके बताएगा भी कि आपका जो हमने डिलीट किया है वो सब्जेक्ट की है और उसके अगेंस्ट में जो वैल्यू पाइथन है वो डिलीट हुई है। सो ये इसको रिटर्न भी कर देता है की और वैल्यू के पेयर को। एंड देन उसके बाद अब डिक्ट टू में से पॉप आइटम, जब हमने डिक्ट टू डॉट पॉप आइटम किया है यानी कि यहाँ से की और वैल्यू दोनों डिलीट हो गई, अब हम इस डिक्शनरी को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट के अंदर हमने जो भी डिक्शनरी का नाम है उसको लिख दिया। सो
इसने रिटर्न कर दिया, जो रिमेनिंग डिक्शनरी बची हुई है उसको डिस्प्ले कर दिया। सो नेम की है और उसके अगेंस्ट में विपिन है, एड्रेस की है और उसके अगेंस्ट में ग्रेटर नोएडा। ये दो ही की वैल्यू के पेयर, यानी दो आइटम हमारे पास डिक्शनरी में बचे हुए हैं, ये डिस्प्ले हो गए। देन उसके बाद हमें क्या करना है, पॉप आइटम का हमने यूज कर लिया और इसके बाद हमें पॉप आइटम के बाद डेल कीवर्ड का यूज करना है। डेल कीवर्ड का यूज करके एक बार देख लेते हैं। डेल कीवर्ड, डेल के बाद हमें क्या लिखना है, अपना डिक्शनरी का नाम और उसके बाद आपको स्पेसिफिक वैल्यू जो डिलीट करनी है। सो आप क्या लिखोगे, क्या लिखूं, डेल कीवर्ड, उसके बाद डिक्शनरी का नाम dict2 एंड इसके बाद क्या लिखना है, ब्रैकेट लगाना है और ब्रैकेट के अंदर जिस स्पेसिफिक वैल्यू को आप डिलीट करना चाहते हो, सपोज दैट मैं नेम 1 को डिलीट करना चाहता हूं, सो डबल कोट्स के अंदर नेम 1 ऐसा लिख दूंगा। सो क्या होगा, यहाँ से नेम 1 की और उसकी वैल्यू विपिन डिलीट हो जाएगी। ठीक है, स्पेसिफाइड लोकेशन दे रहा हूँ, लास्ट से नहीं डिलीट कर रहा हूँ, स्पेसिफाइड लोकेशन दे रहा हूँ कि फर्स्ट वैल्यू डिलीट हो जाए। इसे एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे तो ये रन हो गया है। अब इसको प्रिंट करा देते हैं। सो हम क्या करेंगे, प्रिंट मेथड यूज करेंगे और इसके अंदर प्रिंट मेथड के अंदर हम क्या लिखेंगे, डिक्शनरी का नाम हमने लिखा dict2। इसके बाद इसे एग्जीक्यूट करेंगे, जब रन करेंगे तो हमें क्या मिला, केवल ये एड्रेस की मिली और उसके अगेंस्ट में वैल्यू मिली ग्रेटर नोएडा, यानी कि स्पेसिफाइड की हमारी डिलीट हो चुकी है। जो डिक्शनरी हमने दी थी, डेल कीवर्ड लिखा, डेल कीवर्ड ने क्या किया, डिक्शनरी जो हमारी है एग्जिस्टिंग उसमें से नेम 1 जहां पे भी मिलेगा, जिस की का नेम 1 होगा उस की को डिलीट किया जाएगा, उसके अगेंस्ट में जो वैल्यू है उसको भी डिलीट करेंगे। सो की और उसकी वैल्यू का पेयर डिलीट हो गया। अब डिक्शनरी के अंदर जो डिक्शनरी में रिमेनिंग बचेगा वो क्या बचेगा, जो एड्रेस है वो की और उसके अगेंस्ट में ग्रेटर नोएडा का वैल्यू, ये बच जाएगी। डिक्शनरी को जब हम प्रिंट करेंगे प्रिंट मेथड का यूज करके, सो एक ही वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, सो यहाँ तक हम ओके। सो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, डेल कीवर्ड का यूज करके हमें पूरी डिक्शनरी को ही डिलीट कर देना है। अभी हमारी जो डिक्शनरी है उसके अंदर ये एड्रेस की है और उसके अगेंस्ट में ग्रेटर नोएडा वैल्यू पड़ी हुई है। अब मैं ये पूरी डिक्शनरी को डिलीट करना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा, डेल कीवर्ड और उसके बाद डिक्शनरी का नाम dict2। डेल कीवर्ड के साथ dict2 डिक्शनरी का नेम लिखा और इसको हम एग्जीक्यूट करा देंगे, रन किया, एग्जीक्यूट हो गया, यानी कि पूरा ये डिलीट हो गई डिक्शनरी। अब इसके बाद हमें इसे प्रिंट करके देखना है डिक्शनरी को। सो हम लिखेंगे प्रिंट और इसके अंदर में क्या लिखेंगे, dict2 जो हमारे डिक्शनरी का नाम है। अब इसे एग्जीक्यूट कराएंगे, रन कराएंगे, सो क्या होगा, एरर आएगी। एरर आएगी, उस एरर का नाम क्या होगा कि नेम dict2 इज नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड तो था लेकिन आपने डिलीट कर दिया, जब डिलीट हो गया तो इसे अपने पास मिलता नहीं है। इंटरप्रेटर को ये जब ढूंढता है इंटरप्रेटर तो उसे मिलता नहीं है, इसलिए इस तरह की एरर आती है। सो ये था डेल कीवर्ड का यूज करके डिक्शनरी को, कंप्लीट डिक्शनरी को डिलीट करने का मेथड। अभी हमने क्या किया था, ये डिक्शनरी पूरी डिलीट हो गई थी। डिक्शनरी 2 में जो भी आइटम्स थे वो सारे के सारे डिलीट हो चुके थे, इसलिए हमें एक नई डिक्शनरी बनानी पड़ी है। हमने एक डिक्शनरी बना ली है dict3 नेम से और इस dict3 डिक्शनरी के अंदर हमने कीज अपनी रखी हुई है fruit1, fruit2 एंड fruit3 और रिस्पेक्टिवली हमने उस फ्रूट के अगेंस्ट में वैल्यू रखी हुई है मैंगो, बनाना एंड एप्पल। अब इस डिक्शनरी को प्रिंट करके देख लेते हैं हम। सो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट और डिक्शनरी का नेम इसके अंदर लिखेंगे, dict3 हमारी है dict3। अब इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, जो डिक्शनरी हमने बनाई है उसके सारे आइटम की और उसकी वैल्यू हमें मिल जाएंगे। अब हमें क्या करना है, डेल इसको क्लियर करना है, तो क्लियर मेथड हमें यूज करना है। क्लियर मेथड को कैसे यूज करते हैं, डिक्शनरी का नाम लिखते हैं डॉट क्लियर
मेथड का नाम लिखते हैं। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिक्शनरी का नाम dict3 डॉट क्लियर मेथड, क्लियर मेथड है इसलिए पैरेंथेसिस के साथ ओपन क्लोज होगा, एंड देन इसके बाद इसे एग्जीक्यूट करा लेंगे। एग्जीक्यूट कराएंगे इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रूट की गायब हो गई, फ्रूट 1 की गायब हो गई, फ्रूट 2 की गायब हो गई और फ्रूट 3 की भी गायब हो गई, उसके अगेंस्ट में उनकी वैल्यूज भी गायब हो गई, यानी कि पूरी की पूरी डिक्शनरी ब्लैंक हो चुकी है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर बचा हुआ है। अब हम डिक्शनरी को प्रिंट करा के देखते हैं। तो हमने क्या किया, प्रिंट, और किसको प्रिंट कराना है, dict3 को प्रिंट कराना है। dict3 को हमने प्रिंट करा लिया, इसे एग्जीक्यूट करेंगे। सो हमें आंसर क्या मिला, ये करली ब्रेस, ब्लैंक करली ब्रेस मिला हुआ है, दोनों करली ब्रेस ओपनिंग क्लोजिंग मिले हुए हैं, लेकिन इसकी बीच की सारी वैल्यूज डिलीट हो चुकी हैं। ठीक है, सो ये था क्लियर मेथड के बारे में। ठीक है, सो हमने एक डिक्शनरी, नई डिक्शनरी क्रिएट कर ली dict4 नाम से, और उसके अंदर हमने की और वैल्यू के पेयर भी डिफाइन कर दिए। हमारी dict4 बन चुकी है, उसके अंदर ये आइटम्स असाइन हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, dict4 में जो भी आइटम्स हैं उसको एक नए डिक्शनरी में कॉपी करना है, कॉपी मेथड का यूज करना है। तो कॉपी मेथड का यूज हम कैसे करते हैं, हम एक नया डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, जो भी नेम होगा उसके बाद इक्वल टू साइन लगाएंगे, एंड देन हम अपनी जिसको कॉपी करना है वो वाला डिक्शनरी का नाम लिखते हैं, एंड देन डॉट कॉपी मेथड का यूज करते हैं। सो यही काम हम करेंगे। dict4 हमारा बन चुका है। अब एक नई डिक्शनरी हम बनाएंगे, न्यू डिक्ट बनाएंगे, इक्वल टू सिंबल लगाया, और उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, अपने जो डिक्शनरी एग्जिस्ट कर रही है उसका नाम dict4 नाम है। dict4 नाम के आगे डॉट ऑपरेटर का यूज करना है, और डॉट ऑपरेटर का यूज करने के बाद हमें कॉपी लिखना है, कॉपी मेथड। सो इसका पैरेंथेसिस लगाएंगे। अब क्या हो जाएगा, ये dict4 के अंदर जो भी चीजें हैं वो न्यू डिक्ट के अंदर आ जाएंगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कराएंगे। सो लिखेंगे प्रिंट कमांड, प्रिंट, एंड देन इसके अंदर हम लिख देंगे न्यू डिक्ट। न्यू डिक्ट में हमने कुछ डिफाइन अभी किया नहीं था, लेकिन कॉपी कर रहे हैं, तो जो भी चीज dict4 के अंदर है वो सारे के सारे आइटम्स न्यू डिक्ट के अंदर भी आ जाएंगे। लेट्स एग्जीक्यूट इट, और आप देखिए dict4 के अंदर था फ्रूट 1 की, उसके अगेंस्ट में मैंगो वैल्यू, फ्रूट 2 की एंड उसके अगेंस्ट में बनाना वैल्यू, एंड देन फ्रूट 3 की एंड उसके अगेंस्ट में एप्पल वैल्यू। सो ये सारी की सारी न्यू डिक्ट के अंदर भी आ चुकी है, पूरा 1 बाय 1 सारे आइटम कॉपी हो चुके हैं, और कॉपी होने के बाद न्यू डिक्ट में आ गए हैं। अब हमने प्रिंट न्यू डिक्ट को प्रिंट कराया जब, तो सारी वही वैल्यूज मिल गई जो हमारी एग्जिस्ट करती थी। लेकिन कॉपी करके हमने क्या किया है, कॉपी से हमारा ये एक फोटो कॉपी मिला है, मतलब न्यू डिक्ट के पास फोटो कॉपी है और dict4 के पास अपनी वैल्यू है। अब सपोज दैट जो हमारा न्यू डिक्ट है, न्यू डिक्ट के अंदर, ठीक है, अभी यही इतना ही रहने देते हैं, नई चीज नहीं बताएंगे। न्यू डिक्ट हमने कॉपी करके देख लिया। ठीक है, सो अभी हमने क्या देखा कि कॉपी मेथड का यूज करके एक डिक्शनरी के जो आइटम है उसको दूसरी डिक्शनरी, नई डिक्शनरी में कैसे कॉपी करना है। अब हम दूसरा तरीका देखेंगे, डिक्ट कॉन्स्ट्रक्टर का यूज करके। डिक्ट कॉन्स्ट्रक्टर का यूज करके कैसे हम पूरा का पूरे कॉन्स्ट्रक्टर को कहीं दूसरी जगह असाइन कर देते हैं। तो हमारे पास जो सिंटैक्स है वो क्या है, हमारे पास एक डिक्शनरी होनी चाहिए, उसके बाद उस डिक्शनरी में जो भी आइटम है उसको एक नई डिक्शनरी में कॉपी करने के लिए नए डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, वेरिएबल नेम इक्वल टू सिंबल लगाएंगे, एंड देन डिक्ट मेथड का, डिक्ट कॉन्स्ट्रक्टर का नाम लिखेंगे, एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर जो हमारी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी है उसको लिखना है। सो वापस से हम चलते हैं, और हमारे पास एक न्यू डिक्ट पड़ा हुआ है। अब हम एक न्यू डिक्ट 2 नाम से डिक्शनरी बनाते हैं, इक्वल टू, और हमें क्या करना है,
डिक्ट कॉन्स्ट्रक्टर का यूज करना है तो हम लिखेंगे डिक्ट कॉन्स्ट्रक्टर है तो पैरेंथेसिस लगाएंगे एंड देन इसके अंदर क्या लिखेंगे, डिक्ट पैरेंथेसिस के अंदर जो एग्जिस्टिंग हमारे पास डिक्शनरी है उसका नाम। सो हमने डिक्शनरी बनाई है, मान लो डिक्ट 4 बनाई हुई है तो डिक्ट 4 डाल देंगे। ऐसा करेंगे और इसे एग्जीक्यूट करेंगे। सो क्या हो गया, डिक्ट 4 के अंदर जो भी की और वैल्यू के पेयर हैं वो सारे के सारे न्यू डिक्ट में जाके कॉपी हो गए हैं, आइटम बाय आइटम कॉपी हुआ है। पहले की, फिर उसकी वैल्यू, फिर सेकंड की और उसकी वैल्यू, देन थर्ड की और उसकी वैल्यू। अब अगर इसका आउटपुट देखना है तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट, और प्रिंट के बाद किसको प्रिंट कराना है, जो नई डिक्शनरी जिसमें आपने कॉपी किया है उसको। सो न्यू डिक्ट 2 नाम से हमने बनाया था, इसे हम प्रिंट करा देंगे और रन कर लेंगे। सो न्यू डिक्ट 2 में भी आप देखो केवल हमने डिक्ट मेथड का यूज करके और ऐसा एक स्टेटमेंट केवल लिखा है, डिक्ट मेथड और उस डिक्ट कॉन्स्ट्रक्टर और उसके अंदर डिक्शनरी का नाम लिखा। बस एक लाइन का काम छोटा सा करना है और ऐसा करते ही जितनी भी लंबी डिक्शनरी होगी हमारे डिक्ट 4 के अंदर, जितने भी आइटम होंगे, यहाँ पे तो आइटम 3 ही दिख, यहाँ पे की और वैल्यू के पेयर 3 ही हैं, 3 आइटम्स ही हैं, लेकिन हो सकता है हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स हो या थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स हो। केवल एक इतना छोटा सा लाइन लिखने से आपके 1000 आइटम्स एक जगह से दूसरे जगह कॉपी हो जाएंगे। ठीक है, सो ऐसा हम करेंगे और ये पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा। सो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने क्या सीखा, डिक्ट कॉन्स्ट्रक्टर का यूज कैसे करना है।